नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताऊंगा। दोस्तों, समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को शामिल किया है। दोस्तों, समाजवाद एवं साम्यवाद वाले चैप्टर से संबंधित मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 81 नंबर सवाल में पूछा गया है 1917 से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था। आप लोग बताएंगे कि 1917 से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था। स्टुअर्ट वंश, हैप्सबर्ग वंश, रोमनोव वंश या फिर ट्यूडर वंश। बाबू, 1917 से पहले रूस में जिस राजवंश का शासन था आप लोगों को उस राजवंश का नाम बताना है। तो यहाँ पर 81 का हमारा राइट आंसर होगा रोमनोव राजवंश। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 82 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है रूस के सम्राट को किस नाम से जाना जाता था। रूस के जो सम्राट होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, आप लोग बताएंगे। रूस के सम्राट को किस नाम से जाना जाता था। रूस के सम्राट को बाबू जार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जार के नाम से। बाबू, रूस के जो सम्राट होते थे उन्हें जार से संबोधित किया जाता था, उन्हें जार से ही बाबू जाना जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर 82 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाए कि जार शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप लोग बताइएगा रूस का सम्राट। ठीक है, कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग रूस का सम्राट ही बताइएगा, क्योंकि रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता है। नहीं होगा कैसर, नहीं होगा सम्राट और नहीं होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? तो जार होगा। ऑप्शन नंबर बी 82 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। अगला जो सवाल है 83 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है रूस में 1917 की क्रांति के समय कौन सा जार शासन कर रहा था। आप लोग बताएंगे कि रूस में 1917 की क्रांति के समय कौन सा जार शासन कर रहा था। जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय या फिर जार पॉल प्रथम। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाबू, रूस में 1917 की क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय ही शासन कर रहा था, तो राइट आंसर 83 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। यहाँ पर 84 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है जार निकोलस द्वितीय किस सिद्धांत में विश्वास करता था। बाबू, जार निकोलस द्वितीय जिस सिद्धांत में विश्वास करता था आप लोगों को उस सिद्धांत का नाम बताना है। तो 84 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजा के दैवी अधिकार। बाबू, अगर आपने समाजवाद एवं साम्यवाद वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो बाबू आप लोगों ने उसमें जाना होगा कि जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जार निकोलस द्वितीय बाबू अंधविश्वास पर विश्वास करता था, वो अंधविश्वासी जीवन व्यतीत करता
करता था, वो बाबू अंधविश्वास में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बिल्कुल भी बाबू योग सम्राट नहीं था, उसके अंदर कोई भी प्रतिभा नहीं थी, कोई भी उसके अंदर कौशल नहीं था, और साथ ही किस तरीके से शासन को चलाया जाता है, किस तरीके से अपने क्षेत्र में प्रजा की देखभाल किया जाता है, ऐसा उसके पास कोई भी प्रतिभा नहीं थी, कोई भी उसके पास ज्ञान नहीं था। और युद्ध में बाबू किस तरीके से विजय प्राप्त किया जाता है, वैसा भी उसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो एक प्रकार का अयोग्य शासक था। कौन? तो जार निकोलस द्वितीय, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला जो सवाल है 85 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है रूस में किसानों की स्थिति क्यों दयनीय थी। आप लोग बताएंगे कि रूस में किसानों की स्थिति क्यों दयनीय थी। बाबू, रूस में किसानों की स्थिति इसलिए दयनीय थी क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बाबू कर लाद दिए गए थे। किसानों के ऊपर, कृषकों के ऊपर रूस के सम्राट के द्वारा काफ़ी कर लाद दिए गए थे। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर लगाया जाता था, जिसे चुका पाने में जो रूस के किसान होते थे, जो रूस के कृषक होते थे, वो असमर्थ हो जाते थे। असमर्थ हो जाने के कारण ही उनके ऊपर कर का जो बोझ होता था वो दोस्तों बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, और कर का बोझ बढ़ जाने के कारण ही वो करों के बोझ के तले ही दबे होते थे। कौन? तो रूस के कृषक और किसान। कृषक किसान एक ही चीज होता है बाबू। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर रूस में कोई किसान कर को नहीं चुका पाता था, कोई भी अगर किसान अपने कर को बिल्कुल भी रूस के सम्राट के पास नहीं चुका पाता था, तो बाबू उसके ज़मीन को रूस के सम्राट के द्वारा छीन लिया जाता था। उसके ज़मीन पर बाबू हक लगा दिया जाता था। ठीक है, जो रूस के सम्राट होते थे वो क्या करता था कि किसानों की भूमि छीन लेता था, अगर कोई किसान बिल्कुल भी कर नहीं चुका पाता था तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप समझ सकते हैं बाबू कि रूस में किसानों की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होती थी, कितनी ज़्यादा उनका जीवन दोस्तों खराब होता था। यहाँ पर अगला जो सवाल है, इसमें कहा गया है 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया। आप लोग बताएंगे बाबू कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि दासता समाप्त की, मजदूरों को अधिक वेतन दिया, या फिर लोकतंत्र लागू किया। 86 का सही आंसर क्या होगा? 86 का सही आंसर होगा हमारा कृषि दासता समाप्त की। बाबू, कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछ सकता है आप लोगों से, कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने ही रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किया था। और यह अंत है बाबू, अंत वो कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, अगर प्रश्न आ जाए कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो आप लोग 1861 ईस्वी बताइएगा, क्योंकि 1861 ईस्वी में ही रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। हालांकि बाबू इस प्रथा के अंत हो जाने के बाद भी कृषकों के जीवन में कोई भी सुधार नहीं आ पाया था, उनके जीवन में कोई भी बाबू शांति नहीं आ पाई थी, उनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं आ पाई थी। लेकिन इस समस्या का समाधान बाबू जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। एक समस्या का कम से कम समाधान जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कर दिया था, क्योंकि कृषि दास प्रथा भी बहुत ही एक खराब प्रथा थी। किसके लिए? तो किसानों के लिए। यहाँ पर 86 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 87 नंबर, इसमें कहा गया है रूस में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। रूस में मजदूरों की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी हड़ताल नहीं करना। बाबू, रूस में मजदूर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, अपने हक की मांग नहीं कर सकते थे, अपने मजबूरियों को अपने देश के सरकार के सामने बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सकते थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं था। इसी कारण दोस्तों वे बिल्कुल भी हड़ताल नहीं कर सकते थे, यानी कि वे बिल्कुल भी
दोस्तों आंदोलन नहीं कर सकते थे। यही दोस्तों था रूस में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, जो मजदूर होते थे वो बाबू रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय से डरते थे, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय का जो शासन व्यवस्था होता था वो बहुत ही बाबू कड़ा होता था। अगर कोई भी इंसान उसके क्षेत्र में अपने लिए या फिर दोस्तों सुधार के लिए अगर आवाज़ उठाता था तो उसके आवाज़ को या तो दबा दिया जाता था या फिर बाबू उसे ही मार दिया जाता था रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों के द्वारा। इसी डर से जो मजदूर होते थे वो बाबू बिल्कुल भी हड़ताल नहीं करते थे। उनका जीवन दोस्तों नरक हो चुका था, क्योंकि मजदूर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय तक काम करते थे और उनको परिश्रम के बदले जो परिश्रमी मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। परिश्रम के बदले जो मजदूरों को परिश्रमी मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। इतना कम मिलता था कि उससे वो अपने परिवार के तो दूर की बात है, वो अपना भी गुजारा नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाबू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है रूस में औद्योगिकरण की समस्या क्या थी। बताएंगे बाबू कि रूस में औद्योगिकरण की जो समस्या थी वो क्या थी। तो राइट आंसर होगा विदेशी पूंजीपतियों के शोषण के कारण असंतोष था। रूस में औद्योगिकरण की जो समस्या थी बाबू वो यह थी कि विदेशी पूंजीपतियों के शोषण के कारण असंतोष था। बाबू रूस में रहने वाले कुल जितने सारे मजदूर होते थे, जितने सारे दोस्तों श्रमिक होते थे, उनका शोषण किया जाना था। किसके द्वारा? तो विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा, और होता भी था। रूस में जिस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था उस समय बाबू विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा रूस में रहने वाले श्रमिकों का शोषण होता था। उनसे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काम कराया जाता था और काम के बदले उन्हें परिश्रमिक रूप में जो आय मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। काम का जो समय था वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि श्रमिकों को इतना ही समय तक काम करना है। काम का जो समय था वो बाबू अनिश्चित था। कभी भी दोस्तों विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों को काम पर लगा दिया जाता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उनको बाबू ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं था कि हमें 8 से 10 तक काम करना है और उसके बाद बिल्कुल भी काम नहीं करना है, या फिर हमें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक काम करना है, उसके बाद बिल्कुल भी काम नहीं करना है। कब विदेशी पूंजीपति उन्हें काम पर लगा दे हुए स्वयं बाबू जो मजदूर होते थे वो भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसी कारण मजदूरों में बाबू काफ़ी असंतोष था, काफ़ी वो बाबू जर्जर स्थिति से गुजर रहे थे। उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। एक तो परिश्रम करना और दूसरा चीज़ें परिश्रम के बदले उचित बाबू आय ना मिलना। जब उचित आय ही उनको नहीं मिलेगा तो बाबू वो कैसे खाएंगे, वो अपना और अपने परिवार के जीवन का यापन कैसे करेंगे। कोई भी मजदूर इसलिए कमाता है ताकि वो अपने परिवार को जीवित रख सके, अपने परिवार के जीवन का यापन कर सके, अपने परिवार के जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन जब उन्हें बाबू उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उचित आय बिल्कुल भी पूंजीपतियों के द्वारा नहीं मिलेगा, जब उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा उस आय के द्वारा, तो बाबू श्रमिकों में जाहिर सी बात है कि श्रमिकों में असंतोष उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 88 का होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 89 नंबर सवाल में कहा गया है रूसीकरण की नीति का क्या उद्देश्य था। रूसीकरण की नीति का जो उद्देश्य था वो बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर होगा रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को सभी पर थोपना। बाबू रूसीकरण की नीति का जो उद्देश्य था वो था रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को सभी पर थोपना। यानी कि रूस में जितने सारे लोग निवास करते थे, जितने सारे लोग रहते थे, उन सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को थोपना। किसके द्वारा? तो रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। बाबू रूस में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे, विभिन्न धर्मों के लोग रहा करते थे, विभिन्न भाषाओं वाले लोग वहाँ पर दोस्तों रहा करते थे। लेकिन उन सभी लोगों पर ही रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के द्वारा रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को ज़बरदस्ती थोप दिया जाता था। वे बिल्कुल भी अपनी इच्छा से अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे। अगर रूस में कोई
जर्मन अगर व्यक्ति अगर बसा है आकर, अगर रूस देश में कोई जर्मन व्यक्ति रह रहा है तो वो बिल्कुल भी जर्मन भाषा नहीं बोलेगा। वो कौन सी भाषा बोलेगा? तो बाबू रूसी भाषा बोलेगा। उसकी शिक्षा बिल्कुल भी जर्मन नहीं होनी चाहिए। उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो बाबू रूसी ही होनी चाहिए। वो जो कपड़ा पहनेगा, वो जिस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से उसका खान पान होगा, वो बाबू रूसी के हिसाब से ही होगा, रूसी संस्कृति के हिसाब से ही होगा, बिल्कुल भी जर्मन संस्कृति के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, उनके संस्कृति पर प्रतिबंध था। किसके द्वारा? तो जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। हालांकि दोस्तों रूस में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने धर्म को मनाने का अधिकार नहीं था, अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार नहीं था। किनके धर्म के अनुसार जीने का अधिकार था? तो बाबू रूस के धर्म के अनुसार जीने का अधिकार था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, पोलो ने 1863 ईस्वी में किस नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था? आप लोग बताएंगे कि पोलो ने 1863 ईस्वी में किस नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो सही आंसर होगा रूसीकरण की नीति। दोस्तों पोलो ने रूसीकरण की नीति के विरुद्ध ही सन 1863 ईस्वी में विद्रोह किया था। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि पोलो ने रूसीकरण की नीति के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए, आप लोग बाबू बताएंगे 1863 ईस्वी। ठीक है, 1863 ईस्वी आप लोगों का जवाब होना चाहिए। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ दे तो कि पोलो ने रूसीकरण की नीति के विरुद्ध कब विद्रोह किया था, तो आप लोग 1863 ईस्वी ही बताइएगा, क्योंकि इसी समय पोलो ने बाबू रूसीकरण की नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन रूस में रहने वाले जो सम्राट हैं उनके सैनिकों के द्वारा पोलो के जो आवाज़ थे वो दबा दिया गया था। पोलो के जो विद्रोह थे उसे दबा दिया गया था, उसे कुचल दिया गया था। बिल्कुल भी इनके आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया गया था, इनकी मांगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया था रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। पोल बाबू एक जात होता है। ठीक है, पोल क्या होता है? पोल एक जात होता है। पोल चाहते थे कि वो अपने धर्म में, अपने संस्कृति के हिसाब से जिए, इनका रहन सहन उनके संस्कृति के हिसाब से हो। लेकिन रूस का जो सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ उसी तरीके से मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरे क्षेत्र की जो प्रजा है वो भी जिए। जैसा मेरा भाषा है, जैसा मेरा रहन सहन है, वैसा ही इन लोगों का भी हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब उसके देश का जैसा रहन सहन होगा वैसा ही रहन सहन उसके देश में रहने वाले सभी लोग पालन करेंगे। उसके देश में जैसा खान पान होगा वैसा ही खान पान उस देश में रहने वाले सभी लोग करेंगे। अगर लोग ऐसा करते हुए नहीं पाया गया तो उसके ऊपर बाबू बहुत ही बड़ा दंड दिया जाता था रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो रूसीकरण की नीति है ना उसी के विरुद्ध विद्रोह किए थे 1863 ईस्वी में पोलो ने। चलिए 91 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, रूस को क्रीमिया के युद्ध में किससे पराजय मिली? रूस को क्रीमिया के युद्ध में बाबू किससे पराजय मिली थी? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा क्रीमिया के लिए। ठीक है, क्रीमिया के लिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की। आप लोग याद रखेंगे, क्रीमिया के युद्ध में जो रूस होता है वो ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की देशों से हार जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है 92 नंबर के सवाल में, आप लोग देख सकते हैं, रूस जापान युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? रूस जापान युद्ध का जो प्रभाव पड़ा था आप लोग बताएंगे। बाबू रूस जापान युद्ध में क्या हुआ था कि जो रूस देश था वो जापान देश से हार चुका था। एशिया के सबसे छोटे देश से रूस हार चुका था। लेकिन आप लोगों को बताना है कि जब रूस जापान देश से हार चुका था तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा था। तो बाबू रूस में रहने वाले कुल जितने सारे आम नागरिक थे, जितने सारे गरीब मजदूर और किसान लोग थे, उनके अंदर रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के प्रति जो सम्मान की भावना थी वो खत्म हो गई थी।
जो डर की भावना थी वो भी ख़त्म हो गई थी बाबू। जब उनके अंदर डर की भावना ख़त्म हो गई थी तो वे लोग दोस्तों पहली बार क्रांति करते हैं। कौन? तो रूस में रहने वाले आम नागरिक लोग, रूस में रहने वाले वहाँ के प्रजा किसके खिलाफ? तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। तो यहाँ पर 92 का सही आंसर होगा रूस की पहली क्रांति हुई। ठीक है, रूस की पहली क्रांति हुई कब? रूस जापान युद्ध के बाद। रूस जापान युद्ध में जब रूस देश एशिया के सबसे छोटे देश जापान से पराजित हो जाता है, उसकी सेना जब फटे फटाहाल स्थिति में रूस देश वापस लौटते हैं तो बाबू इस चीज़ को देख कर ही रूस में रहने वाले लोगों के जो मन है वो बाबू काफ़ी खुश हो जाता है। ठीक है, उनका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और साथ ही उनके अंदर दोस्तों रूस के सम्राट के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगला सवाल है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस युद्ध के दौरान हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, याद रखेंगे। रूस में बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी बाबू वो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1905 की क्रांति के पीछे मुख्य कारण क्या था? 1905 की क्रांति के पीछे जो मुख्य कारण था आप लोग बताएंगे। 1905 की क्रांति के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा रूस जापान युद्ध में रूस की हार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने बताया ना आप लोगों को, रूस जापान युद्ध में जब रूस की हार हो जाती है, जब ये बात रूस की जनता को पता चलती है कि रूस देश एशिया के सबसे छोटे जापान देश से हार चुका है, तो बाबू उस समय रूस के लोगों में काफ़ी उत्साह आ जाती है। उनके अंदर अपने सम्राट के प्रति क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बाबू रूस की जो जनता होती है वो पहली बार क्रांति शुरू करती है। कब? तो 1905 में। लेकिन इनके लिए ये क्रांति दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इस क्रांति में बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे निहत्थे लोगों की जान चली जाती है। किसके द्वारा? तो जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 94 नंबर प्रश्न के लिए। 95 नंबर सवाल में कहा गया है, खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर बाबू हमारा हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को। ठीक है, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ही खूनी रविवार घटना हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? तो 9 जनवरी 1905। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बाबू बात करें, देखिए यहाँ पर जो हम डेट बता रहे हैं वो बता रहे हैं बाबू पुराने कैलेंडर के अनुसार। किस कैलेंडर के अनुसार? तो पुराने कैलेंडर यानी कि बाबू जूनियर कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं, बिल्कुल भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नहीं बता रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेकर चले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बाबू जो डेट होगा वो हो जाएगा, 9 में 13 को जोड़ देंगे तो 13 7 20 2 22, 22 जनवरी 1905। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार जो घटना है वो 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे बाबू कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है, याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, खूनी रविवार की घटना किस शहर में हुई थी? खूनी रविवार की जो घटना है वो किस शहर में हुई थी? मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, कीव में, व्लादिवोस्तोक में, कहाँ पर हुई थी बताएंगे। खूनी रविवार की घटना किस शहर में हुई थी? तो सही आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ही खूनी रविवार की घटना हुई थी। कब? तो 9 जनवरी 1905 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को यह घटना हुई थी। बिल्कुल भी आप लोग भूलेंगे नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। सेंट पीटर्सबर्ग के शहर में बाबू वो जब महल की ओर जा रहे थे रोटी दो का नारा लगाते हुए, तो उसी समय बाबू
जो रूस के सम्राट है जार निकोलस द्वितीय उनके सैनिकों के द्वारा इन सभी बेगुनाह निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती है, इन सभी लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं वो अपनी जानें गंवा देते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे खूनी रविवार कहा जाता है। जिस दिन दोस्तों यह घटना घटित तो होती है उस दिन होता है रविवार का। जिस दिन यह घटना घटित तो होती है उस दिन का जो दिन होता है वो बाबू होता है रविवार का, इसीलिए खूनी रविवार नाम पड़ा था। आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 97 नंबर, इसमें कहा गया है 1905 की क्रांति के बाद किस संस्था का गठन हुआ। बाबू आप लोग उस संस्था का नाम बताएंगे जो कि 1905 की क्रांति के बाद गठित हुआ था, यानी कि उसका स्थापना हुआ था। तो 97 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्यूमा। ठीक है, 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा संस्था का ही गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि ड्यूमा संस्था का गठन कब हुआ था तो आप लोग 1905 बताइएगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में ही ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि बदल कर आपसे पूछ दे मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 98 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है रूस में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसका था। रूस में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार में सबसे अधिक जो योगदान था वो किसका था। तो राइट आंसर 98 का होगा हमारा लेनिन। बाबू रूस में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार में अगर किसी का सबसे अधिक योगदान था तो वो था बाबू लेनिन का। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है रूस की पहली समाजवादी पार्टी कौन सी थी। रूस की पहली जो समाजवादी पार्टी थी उसका नाम क्या था, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 99 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही रूस की पहली समाजवादी पार्टी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, और इस पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे तो प्लेखानोव, याद रखेंगे प्लेखानोव थे। ठीक है, प्लेखानोव बिल्कुल भी भूलना नहीं है। प्लेखानोव ने ही इस पार्टी की स्थापना किया था। किस पार्टी की, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 99 नंबर में यहाँ पर 100 नंबर के सवाल में कहा गया है बोल्शेविक और मेनशेविक में विभाजन कब हुआ था। बोल्शेविक दल और मेनशेविक दल में विभाजन कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा 1903। ठीक है, 1903 ईस्वी में ही रूस में बोल्शेविक दल और मेनशेविक दल का विभाजन हुआ था। और इस विभाजन को करने वाले कौन थे तो प्लेखानोव, याद रखेंगे प्लेखानोव ने ही बाबू बोल्शेविक दल और मेनशेविक दल का विभाजन किया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह विभाजन कब हुआ था तो 1903 ईस्वी में। कब, 1903 ईस्वी में, याद रखेंगे। 101 नंबर के सवाल में कहा गया है बोल्शेविक पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। बोल्शेविक पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था तो सही आंसर होगा सर्वहारा क्रांति लाना। कौन सी क्रांति लाना तो सर्वहारा क्रांति लाना। सर्वहारा जो वर्ग है बाबू वो जुड़ा है किसान, मजदूर और आम गरीब के लोगों से। ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग है उसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं वो हैं किसान, मजदूर और आम गरीब लोग। किसान, मजदूर और आम गरीब लोग मिलकर ही सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वहारा वर्ग हो जाएगा किसके लिए तो किसान, मजदूर और आम गरीब लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सर्वहारा क्रांति लाना, सभी को दोस्तों उसका अधिकार देना। जितने सारे किसान, मजदूर और आम गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना उनके देश का। ठीक है, जो सही अधिकार उन्हें मिलना चाहिए वो अधिकार उन्हें देना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्रांति को सर्वहारा क्रांति से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है 102 नंबर है ना,
हाँ, 102 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस पक्ष से जुड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस पक्ष से जुड़ा था, तो मित्र राष्ट्र के पक्ष से। मित्र राष्ट्र के पक्ष से जुड़कर ही दोस्तों रूस विपक्षी देशों से लड़ाई कर रहा था, विपक्षी देशों से युद्ध कर रहा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 102 का। ठीक है, अगला जो सवाल है 103 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेनाओं को किस समस्या का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो रूसी सेनाएं हैं उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा था, तो सही आंसर यहाँ पर होगा भोजन और हथियारों की कमी। ठीक है, यहाँ पर 103 का राइट आंसर होगा हमारा भोजन और हथियारों की कमी। बाबू जो रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय थे वो बाबू अपने प्रजा का तो बिल्कुल भी हित नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों वो अपने सैनिकों की भी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते थे, सैनिकों को बिल्कुल भी अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं करवाते थे और साथ ही युद्ध के लिए उनके पास बाबू अच्छे हथियार भी उपलब्ध नहीं करवाते थे। जब सैनिकों के पास बिल्कुल भी अच्छे हथियार नहीं होंगे, उन्हें जब संतुलित भोजन नहीं कराया जाएगा तो सैनिक बाबू कहाँ से लड़ेंगे, वो कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, और ताकत कहाँ से मिलेगा, ताकत भोजन से मिलेगा। रूस के जो सम्राट हैं वो अपने सैनिकों को ना अच्छा भोजन उपलब्ध करवाते थे और ना ही अच्छे अच्छे हथियार उन्हें युद्ध में उपलब्ध करवाते थे। इसी कारण बाबू जो रूसी सेना होती थी वो हार जाती थी। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 104 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है रूस के जार निकोलस द्वितीय की पत्नी किसके प्रभाव में थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी वो किसके प्रभाव में थी। बाबू रूस के जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी वो थी जरीना। अगर प्रश्न आए कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो आप लोग जरीना बताइएगा। ठीक है, उनका नाम क्या था, तो जरीना। और जो जरीना थी वो बाबू जार निकोलस द्वितीय के तथाकथित जो गुरु है उसी के प्रभाव में थी। जो तथाकथित गुरु है जार निकोलस द्वितीय का उसी के प्रभाव में थी। तथाकथित गुरु और जरीना ये दोनों मिलकर ही जार निकोलस द्वितीय की अनुपस्थिति में षड्यंत्र करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, तो रासपुटिन। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय के कथित गुरु का जो नाम था वो था रासपुटिन, और इसके ही प्रभाव में कौन थी, तो बाबू जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। कौन, तो जरीना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की पराजय का मुख्य कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की पराजय का जो मुख्य कारण था वो था सैन्य कमजोरी, सैनिकों में कमजोरी और आर्थिक संकट। आर्थिक संकट कहने का मतलब उनके पास बिल्कुल भी ना ही अच्छे हथियार थे और ना ही लड़ने के लिए उनके पास कोई भी उपलब्ध अच्छे दोस्तों उनके पास कोई भी साधन थे। ठीक है, जिससे कि वो युद्ध कर सके या फिर युद्ध में दोस्तों वो विजयी प्राप्त हो सके। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है रूस की क्रांति के दौरान बोल्शेविक शब्द का क्या अर्थ था। आप लोग बताएंगे कि रूस की क्रांति के दौरान बोल्शेविक शब्द का जो अर्थ था वो क्या था। बाबू बोल्शेविक शब्द का जो अर्थ था वो था बहुमत वाला दल, और मेंशेविक शब्द का जो अर्थ था वो था अल्पमत वाला दल। बहुमत वाला दल कहलाया बोल्शेविक और अल्पमत वाला जो दल है वो कहलाया मेंशेविक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रूस की क्रांति के दौरान बोल्शेविक शब्द का क्या अर्थ था, तो आप लोग बहुमत वाला दल समझिएगा। ठीक है, बहुमत वाला दल ही बोल्शेविक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। तो 106 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 107 नंबर वाले सवाल में कहा गया है मेंशेविक पार्टी किस वर्ग की क्रांति का समर्थन करती थी। जो मेंशेविक पार्टी है, जो अल्प वर्ग वाले मेंशेविक पार्टी है, वो किस वर्ग की क्रांति का समर्थन करती थी, तो सही आंसर होगा मध्य वर्ग की। ठीक है, क्योंकि मेंशेविक पार्टी में शामिल होने वाले कुल जितने सारे लोग होते थे वो बाबू मध्य वर्ग वाले ही होते थे। उनका संबंध किस वर्ग से था, तो मध्य वर्ग से था। लेकिन अगर हम बात करें बोल्शेविक वर्ग का, तो बाबू बोल्शेविक दल में शामिल होने वाले कुल जितने सारे लोग थे वे सभी के सभी सर्वहारा वर्ग वाले थे।
कौन से वर्ग वाले? तो सर्वहारा वर्ग वाले। और आप सभी जानते हैं कि सर्वहारा वर्ग में गरीब, मजदूर, किसान लोग आते हैं। ठीक है, तो बोल्शेविक दल में शामिल होने वाले लोग कैसे थे? तो गरीब, मजदूर और आम किसान थे। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर मेंशेविक पार्टी का जो संबंध होगा वो हो जाएगा मध्य वर्ग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बाबू ये कैसा बाबू आपका दल था, बताएंगे आप लोग? मेंशेविक पार्टी कैसा दल था? तो अल्पमत वाला दल, अल्पमत वाला, बहुत ही कम मत वाला यह दल था। ठीक है, अगला जो सवाल है 108 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है 1917 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? 1917 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो लेनिन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 108 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 109 नंबर सवाल में कहा गया है रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में समाजवादी जो क्रांति है वो कब हुई थी? तो 109 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 ईस्वी में ही रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। और मैं आप लोगों को यह समय बाबू बता रहा हूँ किसके अनुसार? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जूलियन कैलेंडर के अनुसार रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी अक्टूबर 1917 में। लेकिन अगर हम बात करें बाबू ग्रेगोरियन कैलेंडर का, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रूस में समाजवादी जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 में। यहाँ पर नवंबर तो है लेकिन 1917 बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबू इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को समझ कर रखेंगे। जूलियन कैलेंडर के अनुसार, पुराने कैलेंडर के अनुसार रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी अक्टूबर 1917 में। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रूस में समाजवादी जो क्रांति है वो हुई थी नवंबर 1917 में। ठीक है, इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्रांति बोल्शेविक का ही थी। ठीक है, बोल्शेविक दल से ही संबंधित थे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है रूस में अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? रूस में जो अस्थायी सरकार है बाबू, जो बिल्कुल भी टिकने वाली सरकार नहीं थी, वो किसके नेतृत्व में बनी थी? तो 110 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में ही रूस में अस्थायी सरकार बनी थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसे किसने बाबू उलट कर रख दिया था? तो बाबू लेनिन ने ही इस सरकार को बदल कर रख दिया था, पलट कर रख दिया था, इसे भगा कर रख दिया था। अगला जो प्रश्न है 111 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है फरवरी 1917 की क्रांति के बाद किसे सत्ता से हटाया गया? फरवरी 1917 की क्रांति के बाद किसे सत्ता से हटाया गया? तो जार निकोलस द्वितीय को। जब बाबू फरवरी 1917 की क्रांति हुई थी, जब रूस के सारे सैनिक उसके खिलाफ हो चुके थे, जब रूस के सारे जनता जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हो चुके थे, तो उस समय बाबू जो जार निकोलस द्वितीय था वो अपनी राजगद्दी को त्याग कर भाग गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाबू कि फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय को ही सत्ता से हटाया गया था, उसी का पतन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 111 का होगा। अगला जो सवाल है 112 नंबर, इसमें कहा गया है शांति रोटी और भूमि का नारा किसने दिया था? शांति रोटी और भूमि का नारा देने वाले कोई और नहीं बल्कि लेनिन थे। कौन थे बाबू? तो लेनिन। सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 112 का होगा। अगला जो सवाल है 113 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी थी? पूंजीवादी सरकार, समाजवादी सरकार, तानाशाही सरकार या फिर लोकतांत्रिक सरकार? तो 113 का सही आंसर हमारा होगा समाजवादी सरकार। ठीक है बाबू, अक्टूबर क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार बनी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है
1917 की अक्टूबर क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? 1917 की अक्टूबर क्रांति को बाबू बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में बाबू बोल्शेविक दल के ही लोग थे। किस दल के? तो बोल्शेविक दल के, इसीलिए अक्टूबर की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, हर एक प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते आप लोगों को चलना है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस की अस्थायी सरकार किसके अधीन थी? अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस की जो अस्थायी सरकार थी वो बाबू केरेंस्की के अधीन थी। किसके अधीन? तो केरेंस्की के। 115 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक ना, करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर सवाल में पूछा गया है बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ? जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी बाबू, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में पहला जो परिवर्तन हुआ था, सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ था वो क्या हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर 116 का हमारा होगा साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? साम्यवादी जो शासन है, साम्यवादी जो व्यवस्था है वही बाबू स्थापित हुई थी। तो 116 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 117 नंबर सवाल में पूछा गया है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, सन 1922 ईस्वी में ही सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर 117 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी को हुई थी, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला जो प्रश्न है 118 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? रूस में जो जारशाही जार निकोलस द्वितीय है उसका अंत कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर 118 का हमारा होगा फरवरी 1917। फरवरी 1917 में ही रूस में जारशाही का अंत हुआ था। तो 118 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। 119 नंबर सवाल में कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कुल कितने ड्यूमा गठित किए गए? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान बाबू रूस में टोटल कितने ड्यूमा गठित किए गए थे? तो सही आंसर होगा 119 का हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। 120 नंबर सवाल में कहा गया है रूसी क्रांति के दौरान रेड आर्मी का नेतृत्व किसने किया? बाबू रूसी क्रांति के दौरान रेड आर्मी यानी कि लाल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा ट्रोट्स्की। किसने? ट्रोट्स्की। लाल सेना का नेतृत्व करने वाले थे कौन? तो ट्रोट्स्की, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 120 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 121 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है सोवियत संघ का पहला नेता कौन था? सोवियत संघ का जो पहला नेता था वो कौन था? तो बाबू वो थे लेनिन। सोवियत संघ का पहला जो नेता थे, पहला जो अध्यक्ष थे वो थे लेनिन, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सोवियत संघ संविधान से संबंधित जो पहला अध्यक्ष थे वो थे लेनिन, और जो दूसरा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो स्टालिन। लेनिन के मृत्यु के बाद जो बाबू नया अध्यक्ष आए थे उनका नाम था स्टालिन, याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। 122 नंबर सवाल में कहा गया है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य विचार किसके सिद्धांतों पर आधारित था? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य विचार बाबू मार्क्स और एंगल्स के सिद्धांतों पर आधारित था, क्योंकि जो बाबू लेनिन थे वो मार्क्सवादी विचार के थे। मार्क्सवादी विचार के आधार पर ही वो बाबू काम करते थे, उनके अंदर जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी थी, इसलिए बाबू हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य विचार मार्क्स और एंगल्स के सिद्धांतों पर आधारित था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल 123 नंबर में रूस में नौ आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नौ को आप लोग नई भी बोल सकते हैं, ठीक है, नई को ही नौ कहा जाता है।
नई को ही नौ कहा जाता है। रूस में नौ आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो सही आंसर होगा लेनिन। रूस देश में नई आर्थिक नीति कोई लागू करने वाला था तो वो था बाबू लेनिन। इसलिए 123 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर। इसमें कहा गया है 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना था? तो मैंने बताया ना बाबू आप लोगों को, लेनिन के बाद जो नया अध्यक्ष बने थे उनका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। तो 124 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी तो आप लोग बताना 1924 सन 1924 ईस्वी में ही लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर 1924 होगा। ठीक है। अगला जो सवाल है 125 नंबर। इसमें आप लोगों से कहा गया है रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लेनिन, स्टालिन, गोर्की या फिर ट्रोट्स्की? तो सही आंसर होगा स्टालिन। रूस में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत स्टालिन शासनकाल में हुई थी, उनके नेतृत्व में हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेनिन के मृत्यु के बाद जो नया अध्यक्ष सोवियत रूस का बने थे उसी के नेतृत्व में ही पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो बाबू उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्टालिन। ठीक है। अगला जो सवाल है 126 नंबर। इसमें कहा गया है पेट्रोग्राड में किसान मजदूरों ने कब जुलूस निकाला? पेट्रोग्राड में, पेट्रोग्राड एक स्थान है, वहां पर किसान मजदूरों ने कब जुलूस निकाला? आप लोगों को तिथि बताना है। तो सही आंसर यहां पर 126 का हमारा हो जाएगा 7 मार्च 1917। कब? 7 मार्च 1917। 7 मार्च 1917 ईस्वी को ही पेट्रोग्राड के सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला था। और 8 मार्च, उसके अगले दिन ही 8 मार्च 1917 ईस्वी को बाबू कपड़ों के मिल में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने भी जुलूस निकाला था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कपड़ों के मिल में काम करने वाली महिलाएं पेट्रोग्राड के सड़कों पर कब जुलूस निकाली थी तो आप लोग 8 मार्च 1917 बताइएगा। ठीक है। उनके संगठन के कारण ही, महिलाओं के एकता के कारण ही हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एकता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग 8 मार्च बताइएगा। 8 मार्च को ही प्रत्येक वर्ष एकता के रूप में महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला प्रश्न है रोटी दो किनारे के साथ किस शहर में हड़ताल हुई? रोटी दो के नारे के साथ जिस शहर में हड़ताल हुई थी आपको उस शहर का नाम बताना है। तो सही आंसर 127 का हमारा हो जाएगा पेट्रोग्राड। ठीक है। पेट्रोग्राड बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का बाबू। यहाँ पर हम लोग पेट्रोग्राड को ले लेंगे। पेट्रोग्राड वाला जो शहर है उसी शहर में रोटी दो के नारे के साथ हड़ताल हुई थी, जुलूस निकाला गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का होगा। 128 नंबर के सवाल में कहा गया है 8 मार्च 1917 को किन मजदूरों ने हड़ताल का नेतृत्व किया? तो मैंने बताया ना अभी आप लोगों को 8 मार्च 1917 ईस्वी को कपड़ा मिल में काम करने वाले महिला मजदूरों ने ही हड़ताल किया था। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा मिल के मजदूर। ठीक है। हालांकि महिला मजदूर नहीं दिया है, कपड़ा मिल मजदूर दिया है, तो आप लोग कपड़ा मिल मजदूर याद रखेंगे। 8 मार्च 1917 को कपड़ा मिल के मजदूरों ने ही हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है 129 नंबर। इसमें कहा गया है किस रेजिमेंट ने भी जार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? आप लोगों को जार निकोलस द्वितीय के उस रेजिमेंट का नाम बताना है, उस सैन्य दल का नाम बताना है जो कि जार के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया था। तो सही आंसर यहाँ पर 129 का हमारा होगा प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट। कौन? प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट बाबू। प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट जो सैन्य दल है यह बहुत ही विश्वासी सैन्य दल है। जार निकोलस द्वितीय इस पर बहुत ही विश्वास करता था। जो ये दल है ना प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट, इस दल पर जार निकोलस द्वितीय बहुत ही विश्वास करते थे। अगर एक बार इस दल को वो कोई भी अगर काम दे देते थे तो बाबू यह दल उस काम को पूरा करता था। लेकिन बाबू उस समय
जो ये दल था, कौन दल, तो प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट दल, यह भी मना कर दिया था। ये भी बाबू रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हो गया था, उसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करने के लिए, देखिए रूस के जो सम्राट जार निकोलस द्वितीय है ना, वो बाबू प्रेओब्राससंकी रेजिमेंट सैन्य दल को बाबू आदेश देते हैं कि वो क्या करे कि रोटी दो नारे लगाने वाले लोगों पर गोलियां चलवा दे। ठीक है, जो भी लोग पेट्रोग्राड के सड़कों पर, पेट्रोग्राड वाले शहर के सड़कों पर रोटी दो नारे के रोटी दो नारे जो भी लगा रहे हैं, जो भी उसमें किसान मजदूर जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी उसमें लोग हैं, उस पर गोलियां चलवा दे। लेकिन गोली चलाने से जो आर्मी है, जो सेना है, रूस के जो सेना है वो मना कर देते हैं। जार निकोलस द्वितीय के जो सैनिक हैं वो मना कर देते हैं, बल्कि वो उसके खिलाफ ही हो जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए रूस के पूरा का पूरा जो जनता है वो भी बाबू जार निकोलस द्वितीय के पक्ष में नहीं रहता। जो रूस के पूरा का पूरा जो जनता होते हैं, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वो भी जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ पहले ही से रहते हैं, वो भी उसके बाबू बिल्कुल विपक्ष में नहीं रहते हैं। और उनके जो सैनिक होते थे, जो उनके सैनिक होते हैं, जितने सारे उनके सैन्य दल होते हैं, वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। किनके खिलाफ, तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। और साथ ही जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना होती है और जो उनके तथाकथित गुरु रासपुटिन होते हैं, वो भी जार निकोलस द्वितीय के ही खिलाफ हो जाते हैं, उनके विरुद्ध ही षड्यंत्र रच देते हैं। तो बाबू जार निकोलस द्वितीय जो होता है वो अकेले पड़ जाता है, और अकेले वो क्या कर सकता है, आप ही बताइए। तो उस स्थिति में वो क्या करता है कि वो रूस के राजगद्दी को छोड़कर भाग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबू बुरा का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। ठीक है, लास्ट में वो रूस की राजगद्दी को त्याग कर भाग जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बाबू 129 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 130 नंबर में, 12 मार्च 1917 को किसने गद्दी छोड़ दी। तो सही आंसर यहाँ पर होगा जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय ने 12 मार्च 1917 को राजगद्दी छोड़ दी थी, याद रखेंगे आप लोग। अगर हम यहाँ पर बात करें पुराने कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार, तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार होगा 27 फरवरी 1917। 27 फरवरी 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने रूस की राजगद्दी को त्याग किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च 1917 होगा। ठीक है, 13 दिन जोड़ देंगे, 13 दिन 27 फरवरी में ऐड करेंगे तो एक दिन ऐड होकर बन जाएगा 28 फरवरी। अब बाकी 12 दिन चला आएगा मार्च वाले में, तो हो जाएगा 12 मार्च। समझ रहे हैं ना। तो 12 मार्च 1917 को राजगद्दी छोड़ी थी, किसके अनुसार, तो बाबू ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अगला प्रश्न है, फरवरी क्रांति के कारण कौन सा राजवंश समाप्त हो गया। फरवरी क्रांति के कारण जो राजवंश समाप्त हुआ था, आप लोगों को उस राजवंश का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा रोमनो वंश। कौन सा वंश, रोमनो वंश। ऑप्शन नंबर बी 131 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर में, 15 मार्च 1917 को किसके नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार बनी। आप लोग बताएंगे बाबू कि 15 मार्च 1917 को किसके नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार बनी थी। तो राइट आंसर होगा लोबाओ। कौन, तो लोबाओ के नेतृत्व में ही बुर्जुआ सरकार बनी थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 15 मार्च 1917 को लोबाओ के नेतृत्व में ही बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ था, जो कि बिल्कुल भी जितने सारे रूस में रहने वाले समाजवादी जितने सारे लोग थे, उनके पक्ष में यह सरकार बिल्कुल भी नहीं था। जो बाबू क्रांति हुई थी 12 मार्च 1917 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद रूस की जो स्थिति थी, उस स्थिति के लिए बुर्जुआ सरकार बिल्कुल भी मान्य नहीं था, बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसलिए इस सरकार को वहाँ के नागरिकों के द्वारा गिरा दिया गया था, वहाँ के नागरिकों के द्वारा इस सरकार को हटा दिया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर हम लोग लोबाओ ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 133 नंबर सवाल में कहा गया है, फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस सरकार का गठन हुआ। तो यहाँ पर हमारा 133 का करेक्ट आंसर होगा बुर्जुआ सरकार। फरवरी क्रांति के बाद रूस में बुर्जुआ सरकार का ही गठन हुआ था, किसके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना, लोबाओ के द्वारा। लोबाओ यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ लोबाओ के द्वारा ही बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ था। अगला सवाल है, केरेंस्की सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। केरेंस्की जो सरकार है
ठीक है। केरेंस्की जो सरकार है उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार की स्थापना करना। क्या करना? जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार की स्थापना करना। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। केरेंस्की सरकार कब आती है? जब बुर्जुआ सरकार गिर जाता है, बुर्जुआ सरकार का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद ही केरेंस्की सरकार आती है। तो बाबू यह किसकी स्थापना करती है? तो जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार की। अगला जो सवाल है 135 नंबर, इसमें पूछा गया है 1 फरवरी 1918 से पहले रूस में कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? 1 फरवरी 1918 से पहले रूस में जूलियन कैलेंडर प्रचलित था। ठीक, याद रखेंगे। प्रश्न इस तरीके से आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 फरवरी 1918 से पहले रूस देश में कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो आप लोग जूलियन कैलेंडर बताइएगा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि 1 फरवरी 1918 के बाद रूस में कौन सा कैलेंडर प्रचलित था, तो आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बताएंगे। और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है वो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे होता है? तो 13 दिन। जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे था? तो मैंने अभी बताया 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 137 नंबर के सवाल में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को किस रूप में घोषित किया? तो बाबू मैंने बताया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कहा था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसका प्रतीक था? तो बाबू महिलाओं के एकता का प्रतीक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 138 नंबर, इसमें कहा गया है 1905 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर 139 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, खूनी रविवार या लाल रविवार आप कह सकते हैं, खूनी रविवार या फिर लाल रविवार आप कह सकते हैं। 139 नंबर के सवाल में कहा गया है रूस की फरवरी क्रांति कब हुई? जतनी रूस की फरवरी क्रांति कब हुई? ठीक है, 139 नंबर सवाल में कहा गया है रूस की जो फरवरी की क्रांति है वो कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 27 फरवरी 1917। 27 फरवरी 1917 ईस्वी को ही रूस की फरवरी की क्रांति हुई थी। फरवरी क्रांति पूछा है ना जी, तो इसमें फरवरी ढूंढ लीजिए। फरवरी किस में है? फरवरी बाबू इसमें है ना, फरवरी इसी में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 फरवरी 1917 बिल्कुल सही आंसर होगा। 140 नंबर सवाल में कहा गया है 1905 की क्रांति के बाद किस संस्था का गठन हुआ? 1905 की क्रांति के बाद किस संस्था का गठन हुआ? तो सही आंसर होगा डेयूमा। ठीक है, 1905 की क्रांति के बाद डेयूमा संस्था का गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन एक साल बाद ही 1906 ईस्वी में, एक साल बाद ही बाबू डेयूमा संस्था से जुड़े हुए अधिकांश अधिकार जो रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय हैं उनके द्वारा छीन लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही बाबू जनतांत्रिक जो विद्रोह है, जनतांत्रिक जो बाबू क्रांति है वो जैसे ही कमज़ोर पड़ती है, वैसे ही बाबू जो रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्यूमा के अधिकांश अधिकार को छीन लेते हैं, उसे अपने अधीन कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी होगा। यहाँ पर प्रश्न है 1905 की क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? 1905 की क्रांति के बाद रूस में जो सरकार बनी थी उसका नाम क्या होगा? तो उसका बाबू जो नाम होगा वो होगा संवैधानिक राजतंत्र। नहीं, यहाँ पर समाजवादी सरकार होगा। 141 का राइट आंसर यही होगा, संवैधानिक राजतंत्र। 1905 की क्रांति के बाद रूस में संवैधानिक राजतंत्र की सरकार बनी थी। तो 141 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं है, कौन सा तंत्र है? तो राजतंत्र है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है? किस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है? तो 9 जनवरी 1905 की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है।
ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। 9 जनवरी 1905 की घटना ही खूनी रविवार या फिर लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। और 9 जनवरी किसके अनुसार है? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार है। अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी हो जाएगा कितना जनवरी? तो बाबू हो जाएगा 22 जनवरी। ठीक है, 13-9 कितना होता है? 13-7 20 और 2 22 जनवरी। याद रखेंगे 22 जनवरी 1905। अगला सवाल है 1917 की क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन कब छोड़ा? 1917 की क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन कब छोड़ा था? तो सही आंसर 143 का हमारा हो जाएगा 15 मार्च 1917। 15 मार्च 1917 ईस्वी को ही 1917 की क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन छोड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है फरवरी क्रांति के बाद रूस में कौन सत्ता में आया? तो सही आंसर हो जाएगा अंतरिम सरकार। ठीक है, फरवरी की क्रांति के बाद रूस में अंतरिम सरकार ही सत्ता में आई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बोल्शेविक सरकार बिल्कुल भी नहीं। कौन सी सरकार? तो अंतरिम सरकार। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक दल का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर लेनिन होगा। ठीक है, बोल्शेविक दल का नेतृत्व करने वाले लेनिन थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई? अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 में। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। अक्टूबर क्रांति किसके अनुसार है? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये हो जाएगा नवंबर की क्रांति। ठीक है, नवंबर 1917 की क्रांति। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 147 नंबर, इसमें कहा गया है बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में किस पार्टी का शासन हुआ? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में बाबू कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ। किस पार्टी का? तो कम्युनिस्ट पार्टी। 147 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो प्रश्न है 148 नंबर, इसमें कहा गया है 1917 की क्रांति में कौन सी विचारधारा हावी थी? 1917 की जो क्रांति थी बाबू, उसमें कौन सी विचारधारा हावी थी? तो करेक्ट आंसर 148 का हमारा समाजवाद होगा। समाजवाद वाली विचारधारा ही हावी थी। तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 149 नंबर सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की स्थिति कैसी थी? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो स्थिति थी वो बहुत ही दोस्तों दयनीय थी। यानी कि रूस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। रूस की बहुत सारी सेना मारी गई थी और बहुत सारे ऐसे भी सेना थे जो कि बाबू फटेहाल स्थिति में अपने देश वापस लौटे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रूस की क्षति हुई थी। रूस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है रूस की फरवरी क्रांति को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या कहा जाता है? रूस की फरवरी क्रांति को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या कहा जाता है जी? तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का बी, मार्च क्रांति। ठीक ना, रूस की फरवरी क्रांति को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कहा जाता है मार्च क्रांति। याद रखेंगे, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि बाबू ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो महीना है वो मार्च में हिल जाएगा ना, मार्च में हिल जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर सवाल है 151 नंबर में रूस की अक्टूबर क्रांति ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब हुई? रूस की जो अक्टूबर क्रांति है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब हुई थी? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को 151 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रूस की जो अक्टूबर क्रांति हुई थी वो हुई थी 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर में जब हम 13 दिन ऐड करेंगे तो देखिए 25 में हमें अगर 6 को ऐड करें तो कितना होगा? 25 5 30 1 31। 31 अक्टूबर 6 दिन चला गया अक्टूबर में, 6 दिन चला गया अक्टूबर में और 7 दिन बच गया किस में? तो नवंबर माह में। तो नहीं आ गया 7 नवंबर? आप ही बताइए, 7 नवंबर आ गया ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बाबू रूस की अक्टूबर क्रांति होगा 7 नवंबर को और जूलियन कैलेंडर के अनुसार क्रांति हो जाएगा 25 अक्टूबर को। ठीक है, समझ कर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1917 की क्रांति के बाद रूस में कौन सी विचारधारा का उदय हुआ? तो सही आंसर होगा समाजवाद। समाजवाद विचारधारा का उदय हुआ था 1917 की क्रांति के बाद। तो 152 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 153 नंबर, इसमें कहा गया है 1917 की क्रांति के बाद रूस में किस शासक
शासन प्रणाली की स्थापना हुई? 1917 की क्रांति के बाद रूस में जिस शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, आप लोगों को उस शासन प्रणाली का नाम बताना है। तो सही आंसर 153 का हमारा हो जाएगा साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद शासन प्रणाली की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय का पूरा नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय का पूरा नाम पूछा गया है। तो बाबू जार निकोलस द्वितीय का पूरा नाम है अलेक्जेंडर निकोलस रोमानो। अलेक्जेंडर निकोलस रोमानो ही जार निकोलस द्वितीय का पूरा नाम था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 155 नंबर सवाल है, रूस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी प्रमुख समस्या थी? रूस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाबू जो समस्या थी वो थी हथियारों की कमी, भोजन और ईंधन की कमी, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी कहने का मतलब पूंजी की कमी। तो यहाँ पर हमारा सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सभी ही समस्या में आएंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति में लेनिन किस देश की सहायता से रूस पहुंचा था? मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति में लेनिन जिस देश की सहायता से रूस पहुंचा था, आपको उस देश का नाम बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर 156 का होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी। जर्मनी देश की सहायता से ही जो लेनिन थे वो रूस देश पहुँचे थे। बाबू लेनिन जो थे वो रूस देश के ही नागरिक थे। कौन? तो लेनिन। लेनिन रूस देश के ही नागरिक थे, लेकिन रूस देश के सम्राट जार निकोलस द्वितीय के द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। और वे निर्वासित जीवन कहाँ पर जी रहे थे? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जो लेनिन थे वो बाबू रूस से निष्कासित होने के बाद स्विट्जरलैंड में ही निर्वासित जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों क्रांति होती है, मार्च 1917 की क्रांति होती है, तो बाबू 1917 की क्रांति में वो जर्मनी देश की सहायता से रूस देश में पहुंचते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, लेनिन किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था? तो मैंने बताया ना आप लोगों को, लेनिन बाबू स्विट्जरलैंड में ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 158 नंबर सवाल है, लेनिन ने रूस की जनता के लिए कौन से 3 प्रमुख नारे दिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भूमि, शांति और रोटी। आप सभी को पता भी होगा, लेनिन ने रूस की जनता के लिए भूमि, शांति और रोटी, इन 3 नारों को ही प्रमुख नारा दिया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि नारे में बाबू ये 3 शब्द अपनाए थे। ठीक है, नारे में इन 3 शब्दों को अपनाया था। किन शब्दों को? तो भूमि, शांति और रोटी को। अगला सवाल है, अक्टूबर क्रांति किस शहर में हुई थी? अक्टूबर की क्रांति किस शहर में हुई थी? तो पेट्रोग्राद में। कहां पर? पेट्रोग्राद में। 159 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा सी। ठीक है, पेट्रोग्राद को ही आज आधुनिक समय में लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोग्राद जो शहर है उसे आज के इस समय में लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टालिन। रूस का प्रधानमंत्री बोला गया है ना, तो सही आंसर हो जाएगा केरेंस्की। बोल्शेविक क्रांति के समय, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री केरेंस्की थे। और जब बोल्शेविक क्रांति हो गया था तो उसके बाद रूस के जो प्रधानमंत्री थे वो थे ट्रोट्स्की। कौन थे? ट्रोट्स्की। इन्होंने ही लाल सेना का गठन किया था, रेड आर्मी का गठन किया था। किसके लिए? तो बाबू जो विद्रोही है ना उनके लिए। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है, रूस की अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है? रूस की अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बोल्शेविक दल ने नेतृत्व किया। नहीं, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि इसका बोल्शेविक दल ने नेतृत्व किया। बाबू यहाँ पर इसमें की जगह पर इसका होगा ना, इसका होगा, इसका। रूस की अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक दल ने किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है 162 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नाम क्या रखा गया? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नाम क्या रखा गया? तो सोवियत संघ।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। याद रखेंगे, जब बोल्शेविक क्रांति हो गया था तो बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नया नाम सोवियत संघ रखा गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और यह नाम किसके नेतृत्व में रखा गया था? तो बाबू लेनिन के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है, और सोवियत संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लेनिन को ही बनाया गया था। किसको? तो लेनिन को। याद रखेंगे। अगला सवाल है, सोवियत सरकार का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो लेनिन। मैंने बताया ना आप लोगों को, सोवियत सरकार का पहला जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे लेनिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है रूस में गृह युद्ध के दौरान विरोधियों से लड़ने के लिए, रूस में गृह युद्ध के दौरान विरोधियों से लड़ने के लिए गठित सेना का नाम क्या था? तो रेड आर्मी, लाल सेना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस सेना को गठन करने वाले कौन थे? इस सेना का गठन करने वाले थे ट्रोट्स्की। कौन? तो ट्रोट्स्की, जो कि बाबू रूस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला जो सवाल है 165 नंबर, इसमें कहा गया है रूस में आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किस गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया? रूस में आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए जिस गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया, आप लोगों को उस पुलिस संगठन का नाम बताना है। उस गुप्त पुलिस संगठन का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा चेका। चेका गुप्त पुलिस संगठन का ही गठन किया गया था। क्या करने के लिए? तो बाबू आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए। और इसका गठन करने वाले कौन थे? तो ट्रोट्स्की। ठीक है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है लेनिन की विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो सही आंसर 166 का होगा मार्क्सवाद। बाबू लेनिन की जो विचारधारा थी वो मार्क्सवाद सिद्धांत पर ही आधारित थी, मार्क्स के विचारों पर ही आधारित थी, उन्हीं के अनुकूल थी, उन्हीं के विचार पर, उन्हीं के संगत दोस्तों थी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है रूस में जारशाही का अंत किस क्रांति के दौरान हुआ था? रूस में जारशाही का अंत किस क्रांति के दौरान हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 167 का हमारा फरवरी 1917 की क्रांति। फरवरी 1917 की क्रांति के दौरान ही रूस में जारशाही का अंत हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है रूस में बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? रूस में बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता बाबू लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद बनी पहली सरकार किसने चलाई? रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद बनी पहली सरकार जिसने चलाई थी उसका जो नाम है वो है लेनिन। 169 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर बाबू लेनिन नहीं होगा, केरेंस्की होगा, केरेंस्की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जो पहली सरकार चलाई गई थी वो बाबू केरेंस्की के द्वारा ही चलाई गई थी। तो आप लोग यहाँ पर केरेंस्की को याद रखिएगा ना। अगला सवाल है रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति के दौरान मुख्यतः किन वर्गों ने भाग लिया था? तो किसान और मजदूरों ने। किसने? तो किसान और मजदूरों ने। इन्होंने ही बाबू रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति के दौरान मुख्य रूप से भाग लिया था, जिसमें आम गरीब लोग भी शामिल थे। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? तो सही आंसर 171 का हो जाएगा समाजवादी सरकार। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में बाबू समाजवादी सरकार बनी थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 172 नंबर, इसमें कहा गया है रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद विदेशी ताकतों ने किसके खिलाफ युद्ध छेड़ा? तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा बोल्शेविक सरकार के खिलाफ। बोल्शेविक के सरकार कौन थे? तो लेनिन थे। बोल्शेविक सरकार जो थे वो कौन थे? बोल्शेविकों के सरकार कौन थे? तो लेनिन थे। तो बाबू रूस के खिलाफ ही, लेनिन के खिलाफ ही जो विदेशी ताकतें थे वो युद्ध छेड़े थे। ठीक है, हस्तक्षेप करते हुए। ठीक है, हस्तक्षेप करते हुए। लेकिन इन सभी विदेशी ताकतों से जो लेनिन होते हैं वो बाबू बहुत ही हिम्मतपूर्वक सामना करते हैं। बहुत ही दोस्तों वो हिम्मत से काम लेकर वो सामना करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है 173 नंबर, इसमें कहा गया है लेनिन द्वारा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्टीकरण
बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्टीकरण किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबू, लेनिन ने बोल्शेविक दल के लिए जो कार्यक्रम स्पष्ट किया था उसे किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर होगा अप्रैल थीसिस। बाबू, लेनिन ने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम के स्पष्टीकरण को जिस नाम से यह प्रसिद्ध है उसे कहा जाता है अप्रैल थीसिस। ठीक है, लेनिन ने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम के स्पष्टीकरण को जिस नाम से संबोधित किया था उसे कहा जाता है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के नाम से ही यह प्रसिद्ध है। प्रश्न यही है, लेनिन द्वारा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्टीकरण किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बाबू देखिए, प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि बोल्शेविक दल के कार्यक्रम के लिए लेनिन ने जो स्पष्टीकरण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न है। ठीक ना, लेनिन ने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम के लिए जो स्पष्टीकरण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, किस नाम से? अप्रैल थीसिस के नाम से। अप्रैल थीसिस के नाम से ही यह प्रसिद्ध है। क्या? तो लेनिन द्वारा बोल्शेविक दल के कार्यक्रम का स्पष्टीकरण। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस की सरकार का विदेश मंत्री कौन बना? अक्टूबर क्रांति के बाद रूस की सरकार का जो विदेश मंत्री बना था वो बना था कौन? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा 174 का हमारा ट्रोट्स्की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही बाबू विदेश मंत्री बने थे। कौन? तो ट्रोट्स्की। अगला जो सवाल है 175 नंबर, इसमें कहा गया है अक्टूबर क्रांति के बाद किस देश के साथ सोवियत रूस ने संधि की? तो जर्मनी देश के साथ। याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर मैंने आप लोगों को गलत बताया है। देखिए, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस की सरकार का विदेश मंत्री थे कौन? तो ट्रोट्स्की विदेश मंत्री थे, बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं थे। क्या थे? तो बाबू विदेश मंत्री थे। हमने आप लोगों को प्रधानमंत्री बता दिया था। प्रधानमंत्री बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। क्या होगा? तो विदेश मंत्री। ट्रोट्स्की बाबू रूस देश के विदेश मंत्री थे, ना कि प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, और प्रधानमंत्री के लिए गलत होगा। 175 नंबर में मैंने बताया आप लोगों को अक्टूबर क्रांति के बाद किस देश के साथ सोवियत रूस ने संधि की, तो होगा सही आंसर जर्मनी। जर्मनी देश के साथ ही संधि की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि कब हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क जो संधि है वो हुई थी कब? तो सही आंसर 176 का हमारा होगा 1918। सन 1918 ईस्वी में ही ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। अगर प्रश्न आ जाए बाबू की ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो आप लोग बताइएगा रूस और जर्मनी। बाबू, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देशों के बीच हुई थी, जिसमें रूस को 1/3 भूभाग भी गंवाना पड़ गया था। कितना तिहाई? तो 1/3। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 1/3, 1/3 नहीं 1/4, 1/4 भाग गंवाना पड़ गया था। किस संधि में? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि में। अगर प्रश्न आ जाए कि किस संधि में लेनिन को अपने देश का 1/4 भाग गंवाना पड़ गया था, तो आप लोग ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि बताइएगा। ठीक है, प्रश्न बदल कर पूछ सकता है। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में कौन सा नया संविधान लागू किया गया? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में कौन सा नया संविधान लागू किया गया? तो सही आंसर होगा समाजवादी संविधान। 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? सोवियत संघ का गठन बाबू हुआ था कब? तो सही आंसर हो जाएगा 1922। सोवियत संघ का गठन हुआ था 1922 में। किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में। और इस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बाबू लेनिन को ही बनाया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में सत्ता की सबसे निचली इकाई क्या थी? सोवियत संघ में सत्ता की सबसे निचली जो इकाई थी उसका नाम था सोवियत। सोवियत संघ में सत्ता की सबसे निचली इकाई को ही सोवियत के नाम से जाना जाता है, सोवियत के नाम से संबोधित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, रूस में लेनिन की सरकार ने किन लोगों को मताधिकार दिया था? तो सभी काम करने वाले मजदूरों को। ठीक है, रूस में काम
करने वाले जितने भी मजदूर थे 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले, रूस में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वे सभी नागरिक जो कि काम करने वाले हैं उन सभी नागरिकों को ही मताधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को ही बाबू ये अधिकार दिए थे। कौन? तो लेनिन। अगला सवाल है, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर कृषक होगा, कृषक। रूस में बाबू जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग निम्न में से कृषक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि किसान थे। रूस में जनसंख्या का जो अधिकांश भाग था वो कृषक ही था, किसानी था। इसलिए रूस में बाबू किसानों का जीवन काफ़ी दयनीय हो चुका था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर लदे हुए थे। और इन करों से मुक्ति कौन देते हैं? इन सभी करों से मुक्ति बाबू लेनिन देते हैं। कौन? लेनिन। जितने सारे रूस में किसान होते हैं उन सभी किसानों को करों से कौन मुक्त करते हैं? तो लेनिन, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, मजदूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मार्क्स के ये शब्द किनकी दशा का सही चित्रण करता है? तो सही आंसर होगा मजदूरों का। ठीक है, मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के ये शब्द बाबू मजदूरों को ही सही दशा का चित्रण करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। 183 नंबर सवाल में कहा गया है, रूस में मुख्यतः किस जाति के लोग रहते थे? बाबू रूस में ऐसे तो विभिन्न जातियों के लोग रहा करते थे, लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से बाबू रूस में आस्लाव जाति के लोग रहते थे। ठीक है, फ्रेंच जाति के लोग नहीं रहते थे, यहूदी जाति के रहते थे, पोल जाति के रहते थे, कैथोलिक जाति के रहते थे और आस्लाव जाति के भी रहते थे। लेकिन अधिकांश मात्रा में रूस देश में अगर किसी जाति के लोग रहते थे तो वो थे बाबू आस्लाव। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, रूस देश में निवास करने वाले जाति निम्न में से कौन है? फिन, पोल, जर्मन। तो बाबू ये तीनों ही है, फिन, पोल, जर्मन और यहूदी। ठीक है, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी ये तीनों ही होंगे, ये तीनों चारों ही हो जाएंगे। तो सही आंसर हमारा इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 185 नंबर के सवाल में कहा गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861, मैंने बताया था आप लोगों को, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है बाबू वो 1861 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, जो अलेक्जेंडर द्वितीय है ना, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा ही रूस में 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो बाबू टॉलस्टॉय की। किसकी? टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की ही रचना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। वार एंड पीस की रचनाकार कौन है? तो टॉलस्टॉय। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग पूरे विश्व भर में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था, और संविधान भी बाबू रूस देश में ही बना था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा कौन? तो रूस। 187 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 188 नंबर सवाल में कहा गया है, किस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 188 का हमारा 1905 की क्रांति। बाबू 1905 की क्रांति में ही किसानों की व्यापक भागीदारी हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। 189 नंबर सवाल में कहा गया है, 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा संस्था का गठन कब हुआ था? 1905 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद ड्यूमा संस्था का गठन कब हुआ? तो मैंने बताया ना बाबू, उसी समय 1905 ईस्वी में ही 1905 ईस्वी में ही 1905 की क्रांति के समय 1905 ईस्वी में ही ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला प्रश्न है, रूसी राजतंत्र द्वारा ड्यूमा के कुछ अधिकार कब छीन लिए गए थे? रूसी राजतंत्र के द्वारा ड्यूमा के कुछ अधिकार 1 साल के बाद ही छीन लिए गए थे, यानी कि बाबू 1906 ईस्वी में छीन लिए गए थे। 1905 में ड्यूमा
का बाबू गठन हुआ था और उसके 1 साल बाद 1906 ईस्वी में रूसी राजतंत्र द्वारा उसके कुछ अधिकार छीन लिए गए थे। याद रखेंगे ना, 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रूस का पहला साम्यवादी विचारक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्लेखानोव। रूस का पहला साम्यवादी विचारक थे प्लेखानोव, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। रूस का अगर कोई पहला साम्यवादी विचारक था तो वो था प्लेखानोव। इन्होंने ही बाबू रूस के जनता को 2 दलों में विभाजित किया था। किन किन दलों में? तो बाबू बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 192 का राइट आंसर होगा 1898 ईस्वी में। सन 1898 ईस्वी में ही प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती कौन था? निम्न में से साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती बाबू वही थे, कौन? तो प्लेखानोव। प्लेखानोव ही बाबू साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, 1901 ईस्वी में निर्मित कौन सी समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों को उठाती थी? तो यहाँ पर हमारा 194 का बिल्कुल राइट आंसर होगा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही 1901 ईस्वी में निर्मित समाजवादी पार्टी किसानों की मांग को उठाती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शांत रहो सन रे। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, रूस के जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? मैंने बताया ना, जरीना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस के जार निकोलस द्वितीय के तथाकथित गुरु कौन थे? तो मैंने बता चुका है, रासपुटिन। बाबू रूस के जार निकोलस द्वितीय के तथाकथित जो गुरु थे उनका नाम था रासपुटिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला सवाल है बाबू, रोटी दो के नारे जुलूस में किस रंग के झंडों की भरमार थी? तो लाल रंग के। रोटी दो के नारे जुलूस में लाल रंग के झंडों की ही भरमार थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला सवाल है, जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी निम्न में से कौन थी? जार की सबसे विश्वस्त कहने का मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा जार भरोसा करते थे, सबसे ज़्यादा विश्वास उस पर करते थे। आपको उसी सैन्य टुकड़ी का नाम बताना है। तो उस सैन्य टुकड़ी का जो नाम है वो है प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट। प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट टुकड़ी पर ही जार निकोलस द्वितीय बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। यही टुकड़ी ही बाबू जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क के संधि में सोवियत रूस को कितना भूभाग गंवाना पड़ा? ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में सोवियत रूस को कितना भूभाग गंवाना पड़ा था? तो सही आंसर होगा लगभग 1/4। मैंने बताया ना बाबू, जब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देश के साथ हुई थी तो उस संधि में रूस देश को बाबू अपने क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग देना पड़ा था, गंवाना पड़ा था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, सोवियत रूस पर आक्रमण करने वाला निम्न में से कौन देश था? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, या फिर इनमें से सभी? बाबू देखिए, जब 1917 की क्रांति हुई थी, जब अक्टूबर की क्रांति हुई थी, तो अक्टूबर क्रांति के बाद सोवियत रूस पर बाबू आक्रमण करने वाला जो देश था वो था अमेरिका भी, जापान भी, ब्रिटेन और फ्रांस भी। और इन सभी देशों के साथ लेनिन साहसपूर्ण बाबू सामना करते हैं, साहसपूर्ण। ठीक है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर 200 का हमारा इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, किनके नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हमारा ट्रोट्स्की के नेतृत्व में ही विशाल सेना का गठन किया गया था, विशाल लाल सेना का। ठीक है, रेड आर्मी का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है, रूस में कौन सा गुप्त पुलिस संगठन अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी? आप लोगों को बाबू बताना है कि रूस में ऐसा कौन सा गुप्त पुलिस संगठन है जो कि
अचानक ही छापा मार करके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी ताकि इनका आंतरिक विद्रोह बिल्कुल भी आगे रूस में ना फैल सके। तो सही आंसर होगा चेका। चेका गुप्त पुलिस संगठन ही एक ऐसा पुलिस संगठन था जो कि अचानक ही छापा मार करके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 203 नंबर सवाल में कहा गया है लेनिन ने अधिकार को किस प्रकार का अधिकार बनाया। तो सही आंसर 203 का हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। याद रखेंगे बाबू, संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न बाबू अब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, 203 प्रश्न तक ही हम लोग इस वीडियो को बाबू रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 81 से लेकर 203 तक 81 से लेकर 203 तक मैंने आप लोगों को बाबू प्रश्न बताया है। यानी कि हो जाएगा इसमें 20 100 120 3 123 प्रश्न। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समाजवादी एवं साम्यवादी वाले चैप्टर से संबंधित 123 प्रश्न बताया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगर बाबू थोड़ा से भी हेल्प मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल को बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।